गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल तक हमने पढ़ा था गिल्लू पार्ट का पेज 2 पूरा हो गया था हमारा। तीसरे पेज पर थे हम। पेज नंबर 3 निकालिए। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब वो लिखने बैठती थी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसको एक लिफाफे में लेखिका गिल्लू को बैठा देती थी और वो अपने दोनों हाथ बाहर निकालकर बैठ जाता था और उनको टुकुर टुकुर देखता रहता था घंटों तक। तो यहाँ पर उसने एक यही उपाय निकाला था, बार बार उनको आकर्षित करने की कोशिश में लगा रहता था। तो उन्होंने उसको एक लिफाफे में बैठा देना उचित समझकर उसको अपने टेबल के पास बैठा लेती थी और लिखने लगती थी, लेकिन वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। तो जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वो घंटों तक खड़ा रहता था लिफाफे में और लेखिका जो कुछ भी करती थी उनका क्रियाकलाप वो देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। मतलब जब भूख लगती थी तो उसको काजू पकड़ा देती थी लेखिका या बिस्किट पकड़ा देती थी, तो वो काजू बड़े शौक से खाता था और लिफाफे में ही बैठे बैठे उसको कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। और फिर वसंत ऋतु आई। नीम चमेली की खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी और कमरे में भी हौले हौले आने लगी थी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। मतलब वो क्या करने लगी, बाहर की जो गिलहरियां आकर खिड़की के पास गिल्लू से बातें करने लगती थी। गिल्लू से दोस्ती कर ली थी उन लोगों ने और गिल्लू अंदर से उनसे बातें करता था और दूसरी जो गिलहरियां थी बाहर से उससे बातें करने लगी थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। वो भी बार बार खिड़की के पास आकर जाली में खड़े होकर बाहर की गिलहरियों से बातें करने लगता था। तब लेखिका को थोड़ा सा समझ में आया कि ये बाहर देख देख कर बातें करता है, तो इसको थोड़ा सा मुक्त कर देना जरूरी है, क्योंकि जब ये इनके दोस्तों के साथ खेलेगा तो इसको अच्छा लगेगा। इसलिए उन्होंने उसको स्वतंत्र करने की बात सोची। क्या क्या उन्होंने, मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। खिड़की में जाली और जाली का एक कोना उन्होंने इस तरह से, जाली लगी होने के कारण क्या थी, कीले ठोकी हुई थी तो जाली उसमें टिकी हुई थी। उन्होंने यहाँ से कीले निकाल दी और ये एक तरफ का थोड़ा सा कोना खोलकर गिल्लू को बाहर निकलने का रास्ता बना दिया। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली और जैसे ही उसको ये खिड़की की जाली खुली हुई दिखी, वहां पर छेद दिखा कि उसमें से वो बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सैर सपाटे करने लग गया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी और ना छोटा सा जीव था और कुत्ते बिल्ली तो उसको खा जाते, गिलहरी को खा जाते कुत्ते बिल्ली, उससे बचाना भी उनको मुश्किल हो रहा था। एक समस्या थी उनके लिए कि इनसे किस तरह से इस गिलहरी के बच्चे को बचाया जाए, क्योंकि उनके यहाँ तो बहुत बड़ा एक जाली घर था और उसमें बहुत सारे पशु पक्षियों को उन्होंने पाल रखा था। बहुत सारे पेट्स एनिमल्स थे वहाँ, उसमें कुत्ते और बिल्लियां भी थी और कुत्ते बिल्ली गिलहरी के दुश्मन होते हैं। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है और आवश्यक कागज मेरे कमरे में रहने के कारण इस कमरे में ताला लगाना पड़ता है और मुझे बाहर जाना पड़ता है। इस कारण से इस कमरे को हमेशा बंद रखना पड़ता है।
तो कागज इधर उधर न हो, इस कारण से उनको ताला लगाना पड़ता था और गिल्लू उसमें अंदर बंद हो जाता था। इस कारण से उनको बड़ी चिंता होती थी कि ये अंदर के अंदर परेशान होता होगा। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। और जैसे ही लेखिका 4 बजे अपने कॉलेज से वापस लौटी तो देखती क्या है कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, गिल्लू अपने जाली के दरवाजे से अंदर घुसा और आकर मेरे सिर से पैर तक ऊपर नीचे घूमने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया और तब से मैं रोज जब भी कॉलेज से वापस आती, तब से वो नित्य रोज मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करने लगा और मुझसे प्यार करने लगा। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मेरे कमरे से जैसे ही बाहर में जाती थी तो वो भी उसी समय खिड़की के इस रास्ते से बाहर निकल जाता था और पूरे दिन मटर गश्ती करता रहता था और गिलहरियों का नेता बना घूमता फिरता रहता था पूरे जाली घर में। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के पीछे फूलों के में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। फूलदान है गमला है ना, कभी गमला नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? वास बोल दो ना तुम लोग अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? फूलदानी बोला जाता है। इसमें फूलों का गुच्छा रखा होता है, उसको फूलदानी ही बोला जाता है। तो उसमें जाकर कभी छुप जाता था फूलों के पीछे, फूलों का गुच्छा होता है इस कारण से वो छोटा सा तो जीव था, फूलों के पीछे जाकर छुप जाता था। कभी क्या करता था, पर्दे की चुन्नटें ऐसे एक दूसरे में ऐसी रहती है ना लिपटी हुई, इस तरह से यदि चुन्नट में पर्दा लगा हुआ है तो वो चुन्नटों के पीछे छुप जाता था। छोटा सा पशु वो था, जीव था, इस कारण से वो दिखाई नहीं देता था। और कभी कभी क्या करता था, सोन जूही की पत्तियों में जाकर छुप जाता। बसंती जैसा ही सोन जूही भी होता है या बसंती को ही बोलते हैं, पूरा क्लियर नहीं है मेरे को, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती है और ऐसे छब्बा होता है उसका पौधा, तो उसमें जाकर छुप जाने पर पत्तियों में से कोई भी जीव दिखाई नहीं देता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब बहुत सारे पशु पक्षी मैंने पाल रखे हैं, सबसे मुझे लगाव है और उनको भी मुझसे लगाव है, लेकिन किसी की हिम्मत आज तक इतनी नहीं हुई कि कोई भी प्राणी, कोई भी पशु पक्षी या कोई भी पालतू जीव मेरे साथ आकर मेरी ही थाली में खाना खाए, ऐसा मुझे आज तक याद नहीं आ रहा है। लेकिन गिल्लू का कैसा स्वभाव था? गिल्लू इनमें अपवाद था, ये उनसे अलग हटकर था। मतलब जो काम सभी करते हैं वो नहीं करता था, वो अलग से कुछ करता था, उसकी अलग से एक पहचान थी। मतलब सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला, सामान्य नियम जो होते हैं उसको वो नहीं मानता था कि सभी लोग एक तरफ बैठकर खाना खा रहे हैं तो मैं भी उधर जाकर खाऊं। वो जो गिलहरी थी वो लेखिका की थाली में आकर खाना खाती थी। तो गिल्लू का यही क्रम था कि गिल्लू इनमें से अपवाद था, उन सभी पशु पक्षियों से अलग था वो। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता था। मतलब इतनी सारी चीजें जो उनके घर में थी उसको जहां पर रखा था, ऑफिस के कमरे में रखा था, और वो वहां से आंगन की दीवार क्रॉस करके, बरामदा पार करके मेज तक आ जाता था, उनके टेबल पर आकर बैठ जाता था और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था, और थाली में बैठ जाना चाहता था, थाली में बैठकर ही खाना खाना चाहता था वो। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, बड़ी कठिनाई से उसको बाहर निकाल कर उन्होंने थाली के पास बैठाना सिखाया। जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता, और जहां बैठकर वो उनकी थाली में से ही एक एक चावल का दाना उठा कर खाता रहता था।
काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था, खाने की वस्तु, खाद्य यानी खाने की वस्तु, खाने योग्य वस्तु। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। जब उसको काजू नहीं मिलते थे और उसकी इच्छा काजू खाने की होती थी तो वो दूसरी चीजों को अपने झूले में से नीचे फेंक देता था, वो नहीं खाता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी बीच मोटर दुर्घटना मतलब कहीं पर वो जा रही होंगी और कहीं उनका एक्सीडेंट होने के कारण वो घायल हो गई थी या उन्हें कुछ चोटें लगी होंगी, इस कारण से उनको थोड़े दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, बिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। और उन दिनों जब मेरे कार्यालय में कोई भी व्यक्ति आता था तो बिल्लू यह सोचकर कि मैं आ गई हूँ, ऐसा सोचकर वो दौड़ता था और जब कोई दूसरा व्यक्ति दिखता था तो वापस अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते हैं। मालूम था कि वो काजू पसंद करता है तो सब उसको खाने के लिए काजू देकर आ जाते थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मतलब जब मैं वापस आई हॉस्पिटल से और मैंने जब वहां सफाई की और देखा तो उसके झूले से बहुत सारे काजू नीचे गिरे हुए मिले, काजू भरे हुए मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा होगा। मतलब काजू डाल कर आ जाते थे उसको खाने के लिए, लेकिन वो खाता नहीं था क्योंकि उसे लेखिका की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही थी। और भावनाएं तो सभी प्राणियों में होती है, तो उसको भी लेखिका से बहुत लगाव था और वो जब दिख नहीं रही थी तो बड़ा दुखी हो गया था और काजू उसने बहुत कम खाए थे। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर, मतलब जैसे मैं सोती थी, मैं अस्वस्थ थी, बीमार थी, तब वो तकिए के पास आकर बैठ जाता था और मेरे सिर पर अपने पंजों से सहलाता रहता था, बालों को और सिर को सहलाता रहता था। ऐसा लगता था मानो कोई सेविका या परिचारिका या कोई नर्स उनके साथ उनका काम कर रही है या उनको सहला रही है या उनकी बीमारी या बीमारी के लिए तीमारदारी कर रही है या सेवा कर रही है। तो एक परिचारिका की तरह वो अपनी लेखिका या अपने उनके साथ जो रहता था लेखिका के साथ, तो उनके साथ वो इतना घुल मिल गया था कि ऐसा लगता था मानो वो बहुत ही प्यार करता है उनको और परिचारिका की तरह सेवा करता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। गर्मियों में दोपहर को मैं काम करती रहती तब वो क्या करता था, न बाहर जाता था और न ही झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। उसने मेरे पास रहने के लिए एक नया उपाय खोज निकाला था। वो क्या था, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। सुराही यानी पानी जिसमें भरते हैं ना, उसमें पानी ठंडा रहता है, तो गर्मियों में सुराही भरकर रख दी जाती है जिसमें पानी अच्छे से ठंडा हो जाता है और पानी बाहर तक भी निकल आता है, क्योंकि उसमें छेद होते हैं। वो क्या कहते हैं, मटका जो होता है, मटके में भी छेद होने के कारण क्या होता है, पानी हमेशा ठंडा बना रहता है। उसी तरह से सुराही भी होती है, उसमें भी बारीक बारीक छेद होने के कारण पानी हमेशा ठंडा बना रहता है, क्योंकि बाहर और अंदर का उसका तापमान बराबर का होता है। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता, और सुराही पर लेट जाने के कारण उसको ठंडक भी मिलती रहती और मेरा साथ भी मिलता रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जिस गिलहरी की कहानी हम पढ़ रहे हैं, तो गिलहरियों की जो उम्र होती है वो सिर्फ 2 साल की होती है। वो 2 साल तक जीवित रहती हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जीवन की अवधि, उनकी जीवन के जितने भी वर्ष उनको जीना होता है वो सिर्फ 2 वर्ष होते हैं, और 2 वर्ष के बाद वो 2 वर्षों में ही अपना पूरा जीवन काल जीकर समाप्त कर लेती हैं। मतलब उसी पीरियड में उनका सब कुछ जीवन पूरा बीत जाता है।
तो गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, तो गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। 2 साल तक वो मेरे साथ रहा और उसके जीवन यात्रा का अंत अब निकट आ गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। दिन भर उसने कुछ खाया भी नहीं और बाहर भी नहीं गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। रात में अंत की जो यातना चल रही थी, उसकी तकलीफ जो चल रही थी, जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसकी मृत्यु निकट थी, तब उसको बहुत तकलीफ हो रही थी और उस तकलीफ के बाद भी वह झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया था और ठंडे पंजों से मेरी उंगली को पकड़ लिया था, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। और उसी उंगली को उसने पकड़ा था जब उसको बचपन में मरणासन्न अवस्था में मैंने अपने हाथ में लिया था, और तब उसने मेरी जिस उंगली को पकड़ा था उसी उंगली को उसने अंत के समय भी पकड़ लिया था। मरणासन्न मतलब मरने वाला आसन बोल सकते हैं उसको, जो शाब्दिक अर्थ है, या फिर मृत्यु के निकट की घड़ी, मरणासन्न अवस्था, जिसकी मृत्यु निकट हो, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ व्यक्ति या प्राणी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता यानी गर्मी। पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे उसके, पूरी तरह से ठंडा पड़ रहा था वो, और मैंने उसको हीटर जलाकर गर्मी देने की कोशिश की। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, प्रभात यानी सवेरा, प्रथम किरण यानी 4 से 5 बजे के बीच में जब सूर्य की प्रथम किरण निकलती है उसको बोलते हैं प्रथम किरण। तो जैसे ही सवेरा होने लगा और उसके प्रथम किरण बाहर निकलने लगी, उसी के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। और जीवन में जागने के लिए सो गया का मतलब क्या होगा? खड़े होकर बताओ क्या होगा इसका अर्थ? किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मृत्यु निश्चित है, सार्वभौम है, अवश्यंभावी है, होती ही है। जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु आएगी ही, यह परम सत्य है। लेकिन दूसरा जन्म भी होगा, इस वाक्य से इस बात की पुष्टि यहाँ पर लेखिका ने की है कि वो कहाँ चला गया? वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। क्लियर हो रहा है? मतलब कि वो सो तो गया है, कौन सी नींद में सो गया है? मृत्यु की गोद में मृत्यु शैया पर सो गया है, लेकिन उसका पुनर्जन्म कहीं और होगा, वह कहीं और जाकर जागेगा। इस बात की पूरी तरह से यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। मतलब यह है कि लेखिका को पुनर्जन्म पर विश्वास था। ठीक है, उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। अब वो तो सो गया, मृत्यु हो गई उसकी, उसका झूला भी हमने उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। और जो खिड़की हमने उसके लिए खोली थी उसको फिर से बंद कर दिया गया है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। इसका मतलब ये होता है कि मृत्यु होने के बाद भी हमारे जो परिजन हैं या हमारे जो आसपास के लोग हैं या पृथ्वी पर जो जीवन है वो तो चलता रहता है। वो बंद होता है क्या? खत्म होता है क्या? पृथ्वी पर जीवन खत्म होता है? एक आएगा जाएगा, दूसरा आएगा वो जाएगा, तीसरा आएगा वो जाएगा, लेकिन जीवन तो चलता रहेगा। ये क्रम जो है वो तो चलता रहेगा, रोटेशन तो चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है लेखिका ने कि उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। मतलब उसके बाद की जो पीढ़ी है वो जाली के पार उसके लिए चिक चिक करती रहती है। मतलब
जो नई पीढ़ियां हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी और पुरानी पीढ़ियां जाती रहेगी और ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। और सोनजूही पर वसंत आता ही रहता है और सोनजूही पर वसंत भी आता रहता है, क्योंकि पौधे भी एक बार यदि मर गए तो दूसरी बार उसको जिंदा कर लिया जाता है या दूसरी बार उगा लिया जाता है, तो उनका क्रम भी चलता रहता है। इस तरह दुनिया कभी भी किसी की मृत्यु से रुकती नहीं है। इस बात को भी उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से बताया है कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है, दुनिया चलती रहती है, किसी के मृत्यु से कोई रुकता नहीं है और जीवन चलता रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ फूलों छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इसलिए मैंने उसकी समाधि कहाँ करवाई? सोनजूही की लता के नीचे। मुझे क्या विश्वास था कि वह लघुगात किसी वासंती दिन, मतलब किसी भी वसंत में अपने आप को एक फूल के रूप में वापस आने के लिए लेकर आएगा, या मुझे यह विश्वास था कि मैं इसको यहाँ पर इस भूमि में दबाकर उस फूल को पालूंगी जो इस वसंत के फूल मौसम में सोनजूही में से निकलने वाला है। मतलब उनको ये आशा थी कि कहीं ना कहीं उसका पुनर्जन्म होगा, और वो किस रूप में होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब इसमें फूल खिलेंगे, इस सोनजूही में जब पीला फूल खिलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा गिल्लू वापस आ गया है। और छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। मतलब मेरे दिल में एक संतोष इस बात का रहता है कि मैंने सोनजूही की लता में गिल्लू को दबाकर यह प्राप्त कर लिया कि सोनजूही में से जैसे जैसे फूल खिलते जाएंगे मुझे ऐसा लगेगा कि गिल्लू वापस आ गया है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है?